नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देहरादून से है। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा। मिशन 2022 के लिए टीम बंशीधर भगत की हुई घोषणा। 21 स्थायी आमंत्रित सदस्यों में सीएम त्रिवेंद्र और मंत्रीगण शामिल। प्रदेश कार्य समिति में 87 नेताओं को शामिल किया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्य 28 रखे गए हैं। इनमें वरिष्ठ नेता शामिल। बीजेपी के महिला मोर्चा, SC/ST मोर्चा और OBC मोर्चे भी गठित। बीजेपी संगठन की टीम को बनाने में बंशीधर भगत ने कई समीकरण ध्यान में रखे। राज्य के मैदानी पर्वतीय समीकरण के साथ साथ गढ़वाल कुमाऊं मंडल ध्यान में रखे हैं। मिशन 2022 के लिए टीम का गठन हो चुका है। 2022 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक टीम गठित की जा रही है कि स्थायी आमंत्रित सदस्यों ने सीएम त्रिवेंद्र और इसमें मंत्रीगण भी शामिल हैं। जो प्रदेश कार्य समिति है उसमें 87 नेताओं को शामिल किया गया है। फ़हीम तन्हा है रेजिडेंट एडिटर। फ़हीम, टीम तैयार की जा रही है साल 2022 के लिए। जो संगठन तैयार किया जा रहा है, जिसको मजबूत संगठन के तौर पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा, अगर इसको देखा जाए तो अभी इसकी गणना आपके हिसाब से क्या है? देखिए, इसमें तो दो राय नहीं पूजा कि 2022 को लेकर के बीजेपी के ऊपर दोहरा दबाव है, क्योंकि सत्ताधारी दल के ऊपर हमेशा चुनाव को लेकर के दोहरा दबाव होता है। उसको अपनी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसको बनाए रखना होता है। और क्योंकि होने के लिए अगर एक नजरिए से देखें तो वो बीजेपी के पास ये 57 का एक प्रचंड बहुमत 70 की विधानसभा सीटों में बीजेपी के पास है। तो लिहाजा ये स्वाभाविक सी एक चिंता और चिंतन बीजेपी के सामने है कि सीटें 2022 में कम ना होने पाए, क्योंकि अगर 4 भी सीटें कम होंगी, 5, 7, 2 भी कम होंगी तो वो कम होने वाली बात। लिहाजा कांग्रेस के पास होने को कुछ नहीं, जो पाएगी कांग्रेस वो पाएगी, लेकिन सत्ताधारी दल के पास ज्यादा है। और यही मंथन बीजेपी में लगातार महसूस किया जा रहा है। जो कि ये कार्य समिति के सदस्यों को लेकर के आज मेगा एक तरीके से कार्य समिति है, इसकी घोषणा की गई है। और इसमें वो सभी समावेश करते हुए कोशिश की गई है कि राज्य के हर जिले को प्रतिनिधित्व मिल जाए बीजेपी कार्य समिति में। और दूसरा ये कि क्षेत्रीय और जातीय और ये तमाम समीकरण ध्यान में रखते हुए एक तरीके से कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बीजेपी के कमांडर संगठन के बंशीधर भगत ने वो पूरी अपनी टीम को तैयार करने की कोशिश की है कि 2022 के चुनाव में किसी तरीके का कोई कमी संगठन की तरफ कम वो दिखाई ना दे, और जो 2022 लक्ष्य लेकर के संगठन चल रहा है, संगठन के तौर पर चुनाव को लेकर के वो उसको पार पाया जा सके। और इसी नजरिए से इस कार्य समिति को अगर हम देखते हैं, क्योंकि जो पदाधिकारियों की घोषणा पिछले दिनों हुई थी उसके बाद कार्य समिति के विस्तार की बात लगातार कही जा रही थी। उसके 87 सदस्य एक तरीके से हैं और वो सभी जिलों का उसमें समावेश है। सभी उत्तराखंड के 13 जिलों का उसमें समावेश किया गया है और जातीय समीकरण साधे हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है पूजा, कि जो मोर्चे गठित किए गए हैं उन मोर्चों में जो अलग अलग जो बीजेपी की एक खासियत रही है कि जो मेन कार्यकारिणी है, इसके अलावा जो मोर्चों की कार्यकारिणियां हैं उसका भी काफी मंथन होता है। आपको ध्यान होगा 3 दिन पहले जब बीजेपी की कोर कमेटी हुई थी पिछली वाली, उसके बाद फिर कल भी कोर कमेटी की बैठक हुई रविवार को, उसमें भी इस बात को लेकर के मंथन किया गया था। तभी इस बात का संकेत मिल गए थे कि आने वाले 1-2 दिन में कार्य समिति घोषित हो सकती है। तो लिहाजा पूरा मंथन के बाद ही कार्य समिति घोषित की गई है और इसके रिजल्ट बीजेपी को उम्मीद है जिस तरीके से कि इसके सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो 2022 के चुनाव का जो लक्ष्य है उसमें बहुत कारगर सामिल जो टीम है बंशीधर भगत की प्रदेश अध्यक्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। जी पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आपके पास फिर वापस लौटेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकल फॉर वोकल के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मंच उपलब्ध कराया जा सकता है तथा राज्य सरकार की ग्रामीण ग्रोथ सेंटर की संकल्पना को साकार करने में भी कॉमन सर्विस सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि युवाओं को उन्हीं की ग्राम पंचायतों से विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रमों हेतु भी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मंच उपलब्ध कराया जाए। पंचायती राज विभाग द्वारा बैठक के दौरान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और ई गवर्नेंस में हेल्प डेस्क प्रणाली तथा
ITDA के माध्यम से CSC SPV के द्वारा सभी 662 नए जो पंचायतें हैं उनमें कॉमन सर्विस सेंटर को प्रारंभ किए जाने की योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा की है और लोकल फॉर वोकल पर संदेश दिया है। स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध सरकार कराएगी, यानी स्थानीय उत्पाद उनको प्रमोट किया जाए और उनके लिए बाजार सरकार उपलब्ध करवाएगी। फहीम जुड़ गए एक बार फिर से हमारे साथ में। फहीम, लोकल फॉर वोकल को प्रमोट किया जा रहा है और जिस तरीके से ये पंचायत राज की इस बैठक में ये संदेश देने की कोशिश की गई, इसके लिए प्लानिंग क्या है और कैसे इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी सरकार द्वारा की गई है? देखिए, त्रिवेंद्र सरकार ने काफी पहले ही एक प्लानिंग शुरू की थी और उसके विजन के तहत कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए थे और वो लगातार अभी जारी हैं, क्योंकि जो लक्ष्य के हिसाब से वो हर जिलों के अलावा हर शहर, हर ब्लॉक, कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण स्तर पर भी है, न्याय पंचायत स्तर पर, तो वहाँ कॉमन सर्विस सेंटर होने हैं। और उसका उद्देश्य यही है कि अब उसमें जो ये एक नया कंसेप्ट जुड़ा है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल, तो ये वोकल फॉर लोकल को राज्य सरकार, केंद्र सरकार कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ रही है, यानी कि क्षेत्रीय नजदीकी लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर में राज्य सरकार की और भारत सरकार की योजनाओं की सेवाएं मिलेगी। इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय उत्पाद हैं, क्षेत्रीय स्वरोजगार के बाद जितने चाहे तो उत्पादित सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो तमाम कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए उनकी सुविधाएं उनको भी मिले जो स्वरोजगार और उत्पादन करता है, और साथ साथ क्षेत्रीय लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए इन उत्पादों की उपलब्धता हासिल हो सके। इसी बिंदु को लेकर के फोकस रहा है। मुख्यमंत्री ने तमाम तरह के निर्देश दिए हैं कि जो लोकल चीजें हैं, लोकल उत्पाद हैं, चाहे तो लोकल कृषि उत्पाद है, चाहे तो लोकल दूसरे और जो डोमेस्टिक उत्पाद है, वो जो स्वरोजगार के तहत कोशिशें हो रही है, उनके प्रति हम सबको प्रोत्साहन का एक नजरिया रखना है और उसमें कॉमन सर्विस सेंटर बहुत महत्वपूर्ण होना है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कॉमन सर्विस सेंटर जो है एक तरीके का ड्रीम प्रोजेक्ट या ड्रीम मिशन एक तरीके का है, ताकि स्थानीय लोगों को इसमें मदद मिले, खरीदार के तौर पर भी, उपभोक्ता के तौर पर भी, और जो पैदा कर रहे हैं उत्पादक हैं उनको भी उस तरीके का लाभ मिले। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। क्या इसमें फीडबैक भी लिया गया इस बैठक के दौरान में? लोकल फॉर वोकल को लेकर सीएम योगी ने तो अपने संदेश दिए, लेकिन क्या उन ग्राम पंचायती सदस्यों के पास भी कुछ सजेशंस थे जिन्होंने सीएम के समक्ष रखे हुए? इस संबंधित भी कोई जानकारी? बिल्कुल पूजा, देखिए स्थानीय स्तर पर फीडबैक जो मिले हैं वो बहुत सकारात्मक, कई जगह से फीडबैक मिले हैं और इससे लोगों को फायदा भी हो रहा है। विशेष तौर पर कॉमन सर्विस सेंटर की जो भूमिका है उसको लोग बहुत अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि वो चलिए, शुक्रिया आपका। और वहीं सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सचिवालय में विद्यालय शिक्षा और खेल विभाग की समीक्षा की। खेल विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री अरविंद पांडे भी शामिल हुए। राज्य में हर ब्लॉक में 2-2 अटल आदर्श विद्यालय बनाने के सीएम के निर्देश। जल्द लाई जाएगी नई खेल नीति। खेल विशेषज्ञों और खिलाड़ियों से लिए जा रहे सुझाव। खेल विज्ञान केंद्र, खेल विकास निधि और मुख्यमंत्री उन्नयन छात्रवृत्ति के जो तमाम प्रयास हैं उनको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। अटल आदर्श विद्यालय की स्थापना उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के सभी मानक पूरे करते हुए की जाए। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को भी प्रेरित करे नई खेल नीति। खिलाड़ियों की समस्याओं के निस्तारण के सिंगल विंडो का सिस्टम भी जरूरी है। दो अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो सभी मानकों को पूरा करते हुए किया जाएगा, उसकी सैद्धांतिक सहमति आज बन गई है और मुख्यमंत्री जी ने इसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि जितना जल्दी हो सकता हो इससे प्रदेश की विद्यालय शिक्षा को एक आम जनमानस में गरीबों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले सकेंगे। इससे निमित्त 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के निर्माण के लिए आज निर्देशित किया है। 2-2
बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन का कांग्रेस के सत्याग्रह पर हमला। हाथरस मामले पर कांग्रेस का आंदोलन जातीय अलगाव पैदा करने का प्रयास था। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मामलों पर आखिर कांग्रेस चुप क्यों है? कांग्रेस नेता हाथरस की घटना को लेकर जिस प्रकार से इतना बड़ा नाटक कर रहे हैं, हमारा उनसे सवाल है कि वे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहाँ इसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं को लेकर चुप क्यों हैं, और जिस तरह वे हाथरस में बहुत बड़ा नाटक करते हुए गए थे, वे राजस्थान और छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जा रहे। इसके अलावा कांग्रेस जातीय अलगाव पैदा करने की कोशिश कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साजिश का खुलासा किया है, जिसमें इस घटना की आड़ में जातीय दंगे करने की कोशिश की गई, षड्यंत्र किया गया, लेकिन उसका सरकार ने खुलासा कर दिया। और दूसरी ओर अन्य दल भी इस सारे मामले में केवल राजनीति कर रहे हैं और उनमें किसी प्रकार की कोई मानवीय संवेदना। नई टिहरी में आज हाथरस कांड को लेकर राकेश राणा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने अंबेडकर पार्क में मौन सत्याग्रह किया। डोईवाला विधानसभा के तमाम गंदी नालियों को सिंचाई नहर में डाले जाने और मिल रोड की जो दुकानें हैं उनकी सिंचाई नहर में गंदगी डाले जाने से किसानों को परेशानियां हो रही हैं। लोगों को सिंचाई के लिए पानी खेतों में ले जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। पानी में गंदगी होने से किसानों को एलर्जी और चर्म रोग जैसे बीमारियों की समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। नहर के पानी के साथ ही पॉलीथीन आने के कारण किसानों के फसलों के उत्पादन पर भी फर्क पड़ रहा है और ज़मीन की उर्वरकता खत्म होती जा रही है। इस नहर के ये गंदा पानी है, इसको लेकर प्रशासन से कई दफा शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आती। इसी से किसान इस वक्त नाराज है। जब से 92 में शुगर मिल का जीर्णोद्धार हुआ था, तब से पहले तक शुगर मिल प्रशासन की ये जिम्मेदारी थी कि वह यह सुरंग एवं पूरी नहर की सफाई का दायित्व उनके ऊपर था। वह सफाई करके पानी बांध के किसानों को देते थे। लेकिन जब से नई फैक्ट्री बनी थी तो 92 के बाद इन्होंने शुगर मिल वालों ने हौज की और ये सुरंग की सफाई करनी बंद कर दी, जिससे गंदी नहर के किसान बहुत परेशान हैं। उन्हें सफाई करने में किसानों के पास कोई यंत्र नहीं है, सुविधा नहीं है, तो किसान बहुत परेशान है। और सारे टाउन एरिए का, नगर पालिका डोईवाला का कूड़ा करकट नालियाँ इस नहर में डलती हैं, जिससे किसानों को पानी लगाना और उसमें हाथ डालना बहुत मुश्किल। पौड़ी में अपने गांव लौटे उत्तराखंड प्रवासियों को गांव में रहकर पर्यटन स्वरोजगार को अपनी आर्थिकी का जरिया बनने के लिए पर्यटन विभाग इन दिनों प्रवासियों को प्रेरित कर रहा है। पर्यटन विभाग ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासियों से संपर्क साधकर प्रवासियों से पर्यटन स्वरोजगार का फीडबैक ले रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि प्रवासी किस तरह के अवसर गांव में स्वरोजगार को लेकर तलाश रहे हैं। इसके साथ ही सरकार की ओर से चलाई जा रही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और दीनदयाल होम स्टे जैसी योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रवासियों को दी जा रही है। ऑनलाइन संवाद के जरिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। आज सेवा योजन विभाग के साथ पर्यटन विभाग के हमने एक वेबिनार का आयोजन किया है, जिसमें दूरस्थ क्षेत्र के जनपद पौड़ी में जो हमारे प्रवासी आए हुए हैं उनको जोड़ा गया है और सरकार की जो महत्वपूर्ण पर्यटन से संबंधित योजनाएं हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और होम स्टे, इसके बारे में विस्तार से उनको जानकारी दी गई है और इससे जो लाभ होने हैं उसके बारे में उनको जानकारी दी गई है और उनसे
जुड़ने के लिए, अपने स्वरोजगार से जुड़ने के लिए उनको आह्वान किया गया है और उनके द्वारा रुचि ली गई है उसमें, और उन्होंने इस पे प्रश्न भी किए हैं जिसका हमने उनको जवाब दिया है, और आगे भी हमने उनको जोड़ने के लिए बताया है कि हम आपको जोड़ेंगे फिर भी, और अपना हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, मेल आईडी है, उनको शेयर की गई ताकि वो आने वाले जो उनके मन में प्रश्न होंगे वो हमसे पूछ सकेंगे। तो इस संबंध में हमने उनको ये भी कहा है कि हम अन्य लोगों से दूसरी जो डेट्स आएंगी वो भी उनको सूचित कर देंगे अखबार के माध्यम से। चमोली में इन दिनों कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। जिले में संक्रमितों की संख्या 1048 हो गई। सबसे ज्यादा केस जोशीमठ, छावनी, गोचर, आईटीबीपी में आ रहे हैं और 320 से ज्यादा जवान कोरोना संक्रमित भी हो चुके हैं, जिसमें सेना, एसएसबी, आईटीबीपी, पुलिस के जवान शामिल हैं। तो इसे लेकर प्रशासन सतर्क हो गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल जांच का दायरा बढ़ा दिया। चमोली व्यापार मंडल ने जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए क्षेत्रों में 3 से 5 दिनों तक सभी दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। तक हमारी आरटीपीसीआर की लगभग आरटीपीसीआर जो टेस्टिंग होती है, जो हम श्रीनगर लैब और पैथलैंड लैब देहरादून को भेजते हैं, 26,017 सैंपल्स हम भेज चुके हैं, और रैपिड एंटीजन टेस्ट 3,285 हम आप तक कर चुके हैं, और ट्रूनाट टेस्ट 3,556 हम कर चुके हैं। ट्रूनाट टेस्ट हमारे वर्तमान में गौचर में, कर्णप्रयाग में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोपेश्वर में हो रहे हैं। बहुत जल्द ही हम इसकी व्यवस्था गैरसैंण में भी करने वाले हैं। टोटल पॉजिटिव केस 1026 आए हैं। कल तक की ये संख्या है। आज हमें 22 लोगों की पॉजिटिव संख्या और मिली है। ये जोशीमठ, पीपलकोटी, घाट, गौचर क्षेत्र के हैं। वर्तमान में एक्टिव केसेस चल रहे हैं 237 चल रहे हैं, और 22 ये मिला लेंगे हम 249 हो जाएंगे, और 789 लोग। फिलहाल लेने आपसे इजाजत। नमस्कार।